हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर जो हमारी सीरीज स्पेशल चल रही है, आज ये उसका पार्ट 42 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 41 पार्ट्स कवर अप किए हुए हैं, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किए हुए हैं। ना केवल ये आपके नेट के जेआरएफ के लिए बल्कि पीजीटी के लिए, इवन मैं बोल सकता हूँ 2020 में आप जितने भी एग्जाम्स देंगे इन सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इनमें बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो राधे राधे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 426 नंबर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू अ स्मॉलर फील्ड इज कॉल्ड। यानी कि जब आपके पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनमें से आपको उन्हें बहुत कम मात्रा में यानी कि नैरो करके यानी कि छोटा करके जब आप किसी स्मॉल फील्ड को चूज करते हैं बेसिकली, या फिर उन्हें छोटा करते रहते हैं, मतलब बहुत सारे इस तरह से आप एक फनल बना के चूज करते हो। यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यहाँ ये नीचे होते होते ये छोटा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बेसिकली इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चलिए फटाफट बताइए इसे हम क्या बोलेंगे। आप ध्यान से देखो तो ये चीजें आपको कुछ अपने एग्जाम से जुड़े हुए चीजें दिखेंगे। लाइक बहुत सारे कैंडिडेट आपके फॉर्म भरते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में, बट जो सिलेक्शन होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है, जो लोगों को जॉब मिलता है, वो काफी कम होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि रिक्रूटमेंट जितने लोगों को हमने जॉब में दिया हुआ है। तो ये एक बेसिकली प्रोसेस है, यहाँ पर प्रोसेस पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ फिलहाल तो प्रोसेस पूछा गया था। तो ये एक रिक्रूटमेंट यानी कि सिलेक्शन करने का मतलब जॉब देने का एक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग में ये बताया गया है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू एक्सटेंड टू विच they expect that their actions will help in achievement of goal। यानी कि कौन बंदे ऐसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू किस थ्योरी के हिसाब से कौन बंदे ऐसे होते हैं जो फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं, किस लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपनी उम्मीद के अनुसार से, जिस उम्मीद तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इतने मेहनत वो लोग करेंगे, उसके हिसाब से कौन सी थ्योरी है जो यहाँ पर प्रॉपर उस चीज को डिफाइन करती है। थ्योरी एक्स की बात करूं तो थ्योरी एक्स जो बेसिकली है वो एक ह्यूमन बिहेवियर को दिखाती है कि देखो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दो चीजें आप लोग यहाँ पढ़ते हो। ठीक है, एमसी ग्रेगर जी के द्वारा जो दिया हुआ था, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक इंसान किस तरह से अपना बिहेव करता है, वो काम करना किस तरह से पसंद करता है, वो खुद के द्वारा लीडरशिप करना चाहता है या दूसरों के द्वारा काम करना चाहता है। तो यहाँ पर मोटिवेटेड और जो उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपना गोल पे काम करने की बात हो रही है, तो ये उसका पार्ट नहीं हो सकता है। थ्योरी जेड में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, बेसिकली वो किस रोल पर रहते हैं, किस रोल पर रहते हैं इन द सेंस ऑफ हम उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, ताकि ये बेसिकली थ्योरी एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम उन्हें जॉब सिक्योरिटीज वगैरह देते हैं। ये सब चीजों की मतलब ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की बात होती है। नीड थ्योरी में बेसिकली एक ह्यूमन के अलग अलग हायरार्कीज के अकॉर्डिंग में उनकी नीड्स को देखा जाता है कि किस किस नीड को किस तरह से फुलफिल किया जाता है, और उसको पूरा करने के बाद वो दूसरी नीड पे आते हैं, फिर तीसरी नीड, फिर चौथी। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शन दिए हुए हैं बी सी डी, ये कहीं ना कहीं अलग थ्योरी पर है। लेकिन जो वूम जी के द्वारा में जो दिया हुआ था वेक्टर बैलेंस थ्योरी, बेसिकली ये इसी चीज को डिफाइन करता है कि एक इंडिविजुअल बंदा अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से किस तरह से एक्शन लेता है और किस तरह से वो अपने जो टारगेट जो होते हैं, जिस गोल को वो पाना चाहता है, उसमें उसके लिए वो हेल्पफुल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा हमारा। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पर बूम जी का आंसर है वो बिल्कुल प्रॉपर है, सही है आप लोग। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन अगेन आपके पास मैचिंग करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। सॉरी, देखो लिस्ट वन लिस्ट टू में बेसिकली है कुछ नहीं। एक साइड में आपको बेसिकली थ्योरीज या मैनेजमेंट के प्रोसेस दिए हुए हैं बेसिकली, और दूसरे तरफ उनको देने वाले पर्सन्स के नेम दिए हुए हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर आपको याद हो तो ये सभी चीजें आप बड़ी ही इजी तरीके से आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो कुछ कुछ चीजें जो बड़ी इजी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक आप पहला अगर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है गेटिंग इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव लीडरशिप की जब बात होती है, तो बेसिकली ये किसने दिया था? अगर आपको ध्यान से याद हो तो ये एमसी ग्रेगर जी का दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल में एक इफेक्टिव लीडरशिप की जहां बात होती है, तो वहां पर हम एमसी ग्रेगर जी को याद करते हैं क्योंकि इनकी थ्योरी प्रॉपर थी। दूसरी जो है वो है
नेचर ऑफ लीडरशिप, सिर्फ नेचर ऑफ लीडरशिप से ही आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रहा है। जी हाँ, नेचर ऑफ लीडरशिप जो थी वो बर्नर्ड जी के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, चेस्टर बर्नर्ड जो थे उन्होंने बेसिकली बात की थी नेचर ऑफ लीडरशिप के बारे में। आगे भी आप अगर फर्दर लाइन भी अगर ध्यान से देखो तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये तो खैर एक अलग प्रोसेस है, बट सिर्फ ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की स्टार्टिंग में की थी, ये लाइन ही आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट थी। तो 3 और 4 देखो, ध्यान से देखो तो राइट आंसर आपको बी नंबर यहाँ पर दिखने आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बेसिकली ये दिया था हमारा अल्फर्ड जी ने। कुछ कुछ चीजें आप प्रॉपर याद रखो। देखो, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट डेल यॉर्डर ने भी दिया हुआ था, लेकिन इनकी ये जो जिस जिस तरह से फेमस हुए थे, देखो इन्होंने दिया था पर्सनल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, लेकिन इनकी जो फेमस ही हुई थी, या फिर आप बोल सकते हैं जिस रूप से इनको दुनिया ने अच्छी तरह से माना था, वो था पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू से इनको दुनिया ने अच्छे से माना हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल तो हम इनको पर्सनल मैनेजमेंट पर ही देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सारे मैच हमारे कर रहे हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन आपके पास लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करवाना है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिस्ट हैं, इससे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अलग टाइप से डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने इसके फुल फॉर्म्स भी डिस्कस किए थे और इनके बारे में बताया हुआ था। आज हम लोग को इसके बारे में जो भी मैच है वो करवाए हैं। तो सबसे पहले एक बार इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी कहीं ना किसी मजदूर यूनियन यानी कि संघ के बारे में बताते हैं, कौन कौन सा क्या क्या फुल फॉर्म है। एक बार फुल फॉर्म और इनकी फाउंडेशन डेट भी आप अच्छे से याद रखो। ठीक है ना, AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बेसिकली ये स्टैब्लिश हुई थी 1920 में। ठीक है, BMS भारतीय मजदूर संघ, जो कि 1955 में स्टैब्लिश हुई थी, फाउंडेड हुई थी, या फिर जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1947 में स्टैब्लिश हुई थी। सबसे पहले जो हमारा हुआ था वो था हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में हुआ था। तो इसलिए सारे डेट्स अच्छे से याद रखो, क्योंकि कभी कभी ये सीक्वेंस में आपसे पूछ लेता है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। ये नेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी सीक्वेंस हो सकती है। सीक्वेंस अक्सर नेट में पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से, इसीलिए मैंने डेट भी साथ में डाला हुआ है, ताकि आपको डेट वाइज याद रखे कौन पहले और कौन बाद में है। फिर हमारे पास आती है CITU, जिसमें है कि सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जो कि 1970 में हुई थी, जो कि सबसे लास्ट में है बेसिकली इन चारों में से। तो ये चारों चीजें आपको ना केवल फुल फॉर्म के साथ याद होनी चाहिए, बल्कि आपको इनका डेट भी याद होना चाहिए, किस डेट में इन्हें बनाया गया था, जिससे आप लोगों को ये चीजें प्रॉपर याद रहे। एग्जाम में कुछ भी पूछ ले यहाँ से, आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 2 नंबर कहीं चला जाए। 1 से 2 नंबर आपको लाना ही लाना है, याद रखो। ठीक है ना, चलिए अब फिलहाल क्वेश्चंस पे अगेन वापस आते हैं हम लोग, और लिस्ट को मैच करवाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कौन किसमें मैच कर रहा है। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि ऑल ट्रेड यूनियन जो था हमारा, वो किससे था। बेसिकली ये जो है, ये हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में आता है ए का। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन में ऐसे ही काट देता हूँ, बच गया सिर्फ ये दोनों जो कि सही होंगे अब, ए और बी। BMS भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ किसका पार्ट है, तो आप इसको भी मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे। जी हाँ, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय सेवक संघ में आता है, स्वयं संघ में आता है। ठीक है, फिर है हमारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए फटाफट बताइए। देखिए यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 1 और 2 आपको चूज करना। अगर आपने सही चूज कर लिया तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप फुल फॉर्म अगर प्रॉपर आपको याद हो तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसलिए मैंने बोला फुल फॉर्म याद रखो। बाकी चीजें तो आपको ऑलरेडी क्लियर होते जाएंगी। तो डी नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फुल फॉर्म विथ कौन किससे रिलेटेड करते हैं, ये सभी चीजें आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक आर, हमें बताना है कि मैक्स वेबर जो जी ने जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी हुई थी, उसकी जो स्पेशलिटी थी, या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए इनमें से कौन कौन सा है। स्पेशलाइजेशन, जी हाँ, वो स्पेशलाइजेशन पे बहुत जोर देते थे कि हर एक स्किल्स हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सिस्टम ऑफ रूल, बिल्कुल सिस्टम ऑफ रूल, किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर रूल होना चाहिए, पॉलिसीज होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक में ये स्पेशली कहा गया है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ये भी अलग उन्होंने बताया था कि हर एक लेवल के लिए हर एक टाइप की ऑथोरिटीज होनी चाहिए। तो अब अलग अलग ऑथोरिटीज होगी, इसका मतलब हायरार्की तो हमें क्रिएट करना होगा, तो हायरार्की भी मैंडेटरी हो गई।
तो ओवरऑल ध्यान से देखो तो ये तीनों चीजें हैं, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए हमारा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? तो ये पांचों क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आप लोगों ने कितने स्कोर किए पांच में से ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक काम जरूर करना है आपको, क्या शेयर करना है इसे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक ई बुक नहीं लिया हुआ है हमारा, फटाफट ले लो, क्योंकि आप सभी को पता है लॉकडाउन ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, और कब तक चलेगा ये भी किसी को नहीं पता है, बट पढ़ने का इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।